हेलो एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका स्वागत है। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है ना यार, कुछ लोगों ने ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव किया है जबकि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं। तो क्या ये लोग कुछ खास करते हैं जिनके पास सब कुछ है? तो ये सवाल ये है कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते हैं। आप इसमें से किस टाइप के इंसान हो? क्या बोल्ड और लॉयलिस्टिक हो? शायद क्या आप अपने बेस्ट ज़िंदगी जी रहे हैं जो आप लाइफ में चाहते हो, उसके अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसे क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है? हम में से ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ लोग क्रिएटिव ज़िंदगी नहीं जी रहे। क्रिएटिव से हमारा मतलब है ग्रेट आर्टिस्ट बनना नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके अंदर हिम्मत कुछ नया करने की, अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने की, 40 की उम्र में भी डांस सीखने की, अपनी खुद की लिखी किताब को पब्लिश करने की, यानी जो आपका मन करे वो करने की। हम शायद इस बात से अनजान हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारे अंदर एक खजाना छुपा है, यानी कि ग्रेट टैलेंट, और हमारा ज़्यादातर डेयरिंग छुपा ही रह जाता है क्योंकि हम अपने क्रिएटिव ज़िंदगी जी ही नहीं पाते हैं। वैसे इसका और एक कारण है कि कई बार हम गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी क्रिएटिविटी खो जाती है। तो पहले खुद से पूछिए कि आप जिन पर ट्रस्ट कर रहे हैं क्या वो सही लोग हैं। हम इसलिए भी उम्मीद छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम दर्द बर्दाश्त करेंगे तभी हमारी काम की तारीफ होगी। और यही रीज़न है कि कई सारे आर्टिस्ट सुसाइड कर लेते हैं या अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए या हमें समझ नहीं आए कि क्या करना है, तो ये समरी आपको गाइड करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ऑडियो बुक समरी को, जिसे बिग मैजिक क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर, जिसे लिखा है एलिजाबेथ गिलबर्ट ने। और इस समरी की बात करें तो यहाँ पे हमको बहुत सारी कहानियाँ मिलेगी जो हमको काफ़ी इंस्पायर करेंगी, और साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि लोगों की हर बात पे ट्रस्ट ना किया जाए क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान होने वाला है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर अच्छी एडवाइस दे। हमको एक क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए किसी के अप्रूवल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ हमको चाहिए वो हमारे अंदर ही मौजूद है, हमें किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल क्रिएटिव लिविंग का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ बड़ा या बहुत ग्रेट करना है, बल्कि छोटी छोटी चीज़ें को लेकर के हमें खुशियाँ दे सकती है। वो चीज़ें हमें एक सेटिस्फेक्शन का एहसास दिला सकती है और हमारी एक अलग पहचान भी बना सकती है। तो क्या आप तैयार हैं एक क्रिएटिव लाइफ स्टार्ट करने के लिए? क्या आप अपने डर से बाहर निकलने के लिए और लाइफ चेंजिंग जर्नी के लिए रेडी हैं? तो अगर आपका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आप सही टाइम और सही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं हिम्मत यानी कि करेज से। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक आदमी था जैक विलवर्ड, जो काफ़ी फेमस तो नहीं था बट एक ग्रेट पोएट था। उसका जन्म 1925 यानी कि 1925 में पिट्सबर्ग में हुआ था। उस जमाने में पिट्सबर्ग में कई लोग फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम किया करते थे। तो जैक बेचारा उस स्मोक और शोर शराबे के बीच में पला बड़ा था जो फैक्ट्रीज से निकलता था। जैक जब बड़ा हुआ तो वो भी फैक्ट्री और स्टील मिल्स में काम करने लगा, पर जैक को पोएट्री से प्यार था। बचपन से ही वो एक बहुत बड़ा पोएट बनने का सपना देखा करता था। उसके अंदर पोएट्री को लेकर के बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग थे और जैक उसे बखूबी समझता भी था। वो काफ़ी टैलेंटेड था और उसकी पोएट्स वाकई में बहुत ही खूबसूरत रहती थी। कुल मिलाकर के जैक में वो सारी बात थी जो ग्रेट लोगों में होती है। जैक ने 1969 यानी कि 1969 में अपना फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश कराया। उसके इस कलेक्शन को ये यंगर पोएट्स ब्राइट में मिला था, जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस माना जाता था। बाद में अपने इस पोएम कलेक्शन की वजह से उसे पुलिट्जर अवार्ड्स भी मिला था। जैक ने लिखी हुई पोएम अमेजिंग होती थी, उसकी ऑडियंस उसकी तरफ खींचे चले जाते थे। इसके अलावा वो काफ़ी क्रिएटिव भी था। वो मैगजीन में उसके फ़ोटोज़ भी ली थी और जैक के पास में फेमस होने के कई सारे मौके थे, पर वो एक दिन अचानक से गायब हो गया। वो फेम को हैंडल नहीं कर पाया और सेलिब्रिटी की तरह दिन रात लोगों की नज़रों में रहने से और सारे शोर शराबे से वो तंग आ चुका था। बाद में जब उसे रीज़न पूछा गया तो वो बोला कि फेमस होना मुझसे अब एक्साइटेड नहीं लगता है, ये काफ़ी बोरिंग है। वो अपनी ज़िंदगी का हर यूनिक और डिफरेंट चाहता है। गिलबर्ट ने डिसाइड कर लिया था कि उसके लिए तो यूरोप ही ठीक है। वो ग्रीस जाकर के पहाड़ों के ऊपर एक सुनसान जगह में जाकर के रहने लगा। वहाँ के सुकून के और शांति भरे माहौल में वो कई चीज़ों के बारे में डीपली सोच सकता था। और इसके 2 साल बाद उसने फिर से एक बार अपने पोएम्स का कलेक्शन पब्लिश करवाया और फिर से और एक बार उसकी पोएम्स रीडर्स का दिल जीतने में कामयाब हो गई।
जैक किसी तरह से अपनी लाइफ जीना चाहता था, दिखावे और शोर शराबे से दूर किसी सुकून भरी जिंदगी। थोड़े टाइम बाद उसने ये शुरू किया कि वो सबकी नज़रों में आता, अपना मास्टरपीस लेके लोगों को सामने रखता और फिर गायब हो जाता। और बाद में जैक ने डिसाइड किया कि वो टीचिंग की जॉब करेगा, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी कॉन्फ्लुएंस जाकर के लेक्चरर बन गया। उसने जिसको भी पढ़ाया उसको हमेशा याद रहता था और वो एक रिमार्केबल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन था। लोगों को यहाँ तक लगता था कि वो किसी दूसरी ही दुनिया से आया है। वो अपने स्टूडेंट्स को अक्सर बोला करता था, क्रिएटिव लाइफ जियो, क्योंकि यही एक तरीका है जो हमें इस दुनिया में सर्वाइव करने की ताकत देती है। जैक के मेन गोल था कि वो अपने स्टूडेंट्स को ब्रेवरी से जीना सिखाए और उनको एनकरेज करे। वो हमेशा बोलता था कि जब तक हम ब्रेव नहीं बनेंगे, अपने अंदर ग्रेटनेस कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। जैक ने अपने एक स्टूडेंट को खास तौर पर बोला था कि तुम्हारे अंदर में गहराई में टैलेंट का खजाना छुपा हुआ है और उसे बाहर लाने के लिए तुम्हारे अंदर इतनी ब्रेवसी होनी चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि दुनिया तुम्हारी खूबियाँ देख सके। दरअसल हम आप सबके अंदर कोई ना कोई खजाना छुपा हुआ रहता है जिसे हम अनजान रहते हैं, जिसे माइनस खजाने की खोज में जमीन की गहराई तक पहुंचते हैं। ठीक ऐसे ही अपने अंदर हमारी गहराई को झांकना होगा और ये खजाना तभी ढूंढा जा सकता है जब हम क्रिएटिव लाइफ जिएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिएटिव लाइफ का मतलब सिर्फ आर्ट से या किसी आर्टिस्टिक काम से है, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इसका मतलब ये है कि अपने डर को हरा करके एक बेस्ट और मोस्ट एडवेंचरस लाइफ जीना। हम सब लाइफ में किसी ना किसी तरह से अक्सर डरते हैं। हम रिजेक्ट होने के डर से डरते हैं, हम हारने के डर से डरते हैं, कोई हमारा मजाक ना उड़ाए इस बात से डरते हैं, क्योंकि हम ट्राई करना ही नहीं चाहते, खुद पे यकीन करना ही नहीं चाहते। बस यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, डर 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 और सिर्फ डर। डरना बहुत ही बोरिंग है, क्यों है ना? क्योंकि डरना कोई नई बात नहीं है, बहुत कॉमन है, हर कोई डरते हैं। डरना इंसान को कोई इनाम भी नहीं देता। हमारे पास इतना कुछ है जो हम इस दुनिया को दे सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। हमारे अंदर इतना टैलेंट, इतना ड्रीम है जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। लेकिन ये बोरिंग डर हर बार हमारे रास्ते में आकर के रोक खड़ा होता है। तो भाई इसका इलाज क्या है? बहादुर बनना ही, ब्रेव बनना ही हमारा एक लौता ऑप्शन है। वैसे देखा जाए तो डर बुरी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट डरना हो तो इंसान ऐसे जंगल में घुस जाए और शेर भालू का शिकार बन जाए। पर जो दूसरे टाइप का डर है कि लोग क्या कहेंगे, तो इसको हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना चाहिए। हमारी क्रिएटिविटी डर को अट्रैक्ट करती है। अगर आप इनोवेटिव बनेंगे तो डर हमारी क्रिएटिविटी के साथ रहेगा। डरना भी ज़िंदगी का एक पार्ट है, लेकिन इतना भी ना डरो कि हम पर यह हावी हो जाए, हम जो करना चाहे डर के मारे कर ही ना सके। हम इस दुनिया में चंद दिनों के मेहमान हैं, तो क्यों ना अपनी लाइफ को ऐसी जिए जैसे हम चाहते हैं, एक इंटरेस्टिंग एडवेंचर से भरपूर अमेजिंग लाइफ। डर को अपने ऊपर कंट्रोल ना होने दो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप कर सकते हो और आपको करना ही चाहिए। तो यही है क्रिएटिव लिविंग, जहाँ पे हम बिना डरे अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। तो डर के आगे जीत है, ये समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रस्ट की, विश्वास की। लिटिल ब्रदर्स एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, एक पेंटर बनना चाहता है, तो वो अपनी सारी सेविंग जमा करके फ्रांस चला गया। वो पेरिस की ग्लैमरस लाइफ में खो जाना चाहता था। छोटे भाई के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो वो एक सिंपल सी लाइफ जी रहा था। वो हमेशा पेंटिंग बनाने में, म्यूजियम घूमने में और ट्रैवलिंग करने में बिजी रहता था। वो एक टाइप से एंटी सोशल हो गया था। उसे ज़्यादा लोगों से बातें करना पसंद नहीं था। एक दिन दोपहर क्या हुआ, एक कैफ़े में उसकी मुलाकात कुछ ऐसे फैंसी एरिस्टोक्रेट्स से हुई और वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। एरिस्टोक्रेट्स को वो पसंद आया, उन्होंने उसे वीकेंड पार्टी के लिए इन्वाइट कर लिया। अब ये पार्टी लोएरी वैली में एक कैसल में रखी गई थी, जहाँ पर अमीर और फैंसी लोग आते थे। उन्होंने लिटिल ब्रदर को बोला कि यूरोप के कुछ बेहद अमीर और फेमस लोग भी ये पार्टी अटेंड करने वाले हैं। पार्टी में मस्कुएरेड बॉल डांस भी होगा, तो प्लीज़ आप प्रॉपर ड्रेसअप होकर के ही आना। लिटिल ब्रदर बड़ा एक्साइटेड था। उसने बड़ी मेहनत से अपने कॉस्ट्यूम तैयार की। वो पार्टी में बेस्ट नज़र आना चाहता था। उसने पूरा पेरिस छान मारा था अपने कॉस्ट्यूम के लिए कपड़ा ढूंढने में। वीकेंड पर उसने कार हायर की और वो पार्टी के लिए निकल पड़ा। पर जैसे ही वो वेन्यू के अंदर पहुंचा तो उसे अपनी गलती रियलाइज हुई है। एरिस्टोक्रेट ने उसे ये नहीं बताया था कि पार्टी की थीम मटेरियल कोड है।
लिटिल ब्रदर के कॉस्ट्यूम लॉबस्टर वाली थी, जो कि पार्टी थीम से कहीं भी मैच नहीं हो रही थी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसका मन किया कि वो पार्टी छोड़ करके चला जाए, पर फिर उसे एहसास हुआ कि उसने इस कॉस्ट्यूम पे इतनी मेहनत से तैयार किया ये कॉस्ट्यूम को, तो उसका माइंड चेंज हो गया। उसने डिसाइड कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए वो पार्टी तो एंजॉय करेगा। वैसे उस पार्टी में वहाँ पे हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था। एक ने तो पूछ भी लिया, हाँ तुम क्या बने हो? तो उसने कहा कि कॉट लॉबस्टर। सब हंसने लगे। सबको वो बड़ा फनी लगा और जल्दी ही सब उसे घुल मिल गए और लिटिल ब्रदर पार्टी का स्टार बन गया। यहाँ तक कि उसे क्वीन ऑफ बेल्जियम के साथ में डांस करने का चांस भी मिला। लिटिल ब्रदर ने बाजी पलट दी थी, पर कैसे? क्योंकि उसे खुद पर पे कॉन्फिडेंस था। लोग उस पर हंस रहे थे, पर वो बड़े प्राउड से पार्टी में घूम रहा था। उसके अंदर के आर्टिस्ट ने उसे हिम्मत दी थी। वो पार्टी में अनफिट जरूर था, लेकिन उसने बड़े ब्रेवली खुद को प्रेजेंट किया। तो ये एक लेसन है कि अपने अंदर के खूबियों को सराहो और किसी की परवाह किए बिना अपनी ज़िंदगी जियो। खुद में इतना यकीन रखो कि हम कॉन्फिडेंटली किसी भी बात में पार्टी में सर उठा करके चले जाए। अगर हम ब्रेव नहीं है तो क्या हुआ, शर्मिंदा होने की या माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने ड्रीम्स को अचीव करने की खुशी से ज़्यादा इंस्पिरेशन हमको अपने फेलियर्स और डिसअपॉइंटमेंट से मिलेगी, क्योंकि जीत हमें सिर्फ खुशी देती है, पर हार हमें काफ़ी कुछ सिखा जाती है। जैसे कि कैटिल एर्नोल्ड रेडली एक राइटर हैं, लेकिन एक बार उन्होंने कई सालों तक कुछ भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि उनके प्रोफेसर ने उन्हें बोला था कि जब तक तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होता, तुम्हारी राइटिंग में जान नहीं आएगी। तुम तभी अच्छा लिख पाओगे जब तुम पेन को फील कर पाओगे। और केटी ने अपने प्रोफेसर की ये बात को गांठ बांध ली थी। वो उनकी बड़ी रेस्पेक्ट करती थी, इसलिए उसने उनकी कही हुई बात केटी के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल थी। लेकिन केटी को उन पर इतना भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके इस लॉजिक में केटी को लिखने से रोक दिया था। केटी को लिखना बहुत ही पसंद था, उसे लिखने से बहुत ही खुशी या सेटिस्फेक्शन का एहसास होता था, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि प्रोफेसर की ये एडवाइस गलत हुई। केटी ने फिर से लिखना स्टार्ट कर दिया। उसने एक बुक लिखी जो काफ़ी हिट हुई, लेकिन अगर वह किसी पर आंख मूंद करके विश्वास नहीं करती तो उसे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में इतना टाइम नहीं लगता। तो हमारे आसपास में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी कहानी केटी जैसी है। गलत लोगों की बातों में आ करके उनके अंदर की इतनी सारी क्रिएटिविटी वेस्ट हो जाती है। क्रिएटिव होने का हमको किसी पेनफुल प्रोसेस में गुजरना पड़े ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा ना सोचे कि जो काम हमको तकलीफ नहीं दे रहा उसकी कोई वैल्यू नहीं। दर्द पर ट्रस्ट करना गलत है। बहुत ज़्यादा पेन भी इंसान को अंदर ही अंदर मारने लगता है। तो हम किस पर ट्रस्ट करना चाहिए, पेन पर यानी दर्द पर, या फिर प्यार पर? यहाँ पर किस पर हमको ट्रस्ट करना है ये सिर्फ हम डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं। क्या वजह है कि इतने सारे ग्रेट आर्टिस्ट सुसाइड कर चुके हैं और कई दूसरे चलते फिरते भूत हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने सेम गलती की। उन्होंने गलत चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट कर दिया, सिर्फ दर्द और सफरिंग को वैल्यू दिया। कभी सोचा है कि ऊपर वाला ने हमको ऐसी क्रिएटिविटी देगा ही क्यों जो हमें बर्बाद करे? अगर हम यकीन रखें कि हमारी इंस्पिरेशन यहीं कहीं पास ही है, तो हम कभी भी अकेलापन फील नहीं करेंगे। जब हम इंस्पिरेशन पर ट्रस्ट करते हैं तो वो भी हम पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन कई बार हम किसी गलतफहमी से भी इंस्पायर हो जाते हैं। हम अगर इस टाइप के इंसान हैं तो कोई हेल्पफुल गलतफहमी पालो, एक जिद पालो कि क्रिएटिविटी वर्क करने की डिज़ायर हमारे डीएनए में है। हमारी क्रिएटिविटी यही रहेगी और हमारे साथ ही रहेगी। तो चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, हमको खुद पर यकीन होना चाहिए कि हमारी क्रिएटिविटी हमारे अंदर मौजूद है, हमेशा हमेशा के लिए। तो जितना ज़्यादा हम खुद पर ट्रस्ट करेंगे उतना ही हम क्रिएटिव होते ही जाएंगे। तो ट्रस्ट के बारे में समझने के बाद अब बात करते हैं परमिशन की। क्रिएटिव जीने का डिसीजन लेना सिर्फ हमारे हाथ में है, इसीलिए इस बात पे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि हम पहले क्या सोचते थे या क्या करते थे। चाहे हमारे पेरेंट्स कितने भी स्ट्रिक्ट या रूल्स फॉलोअर्स रहे हो, चाहे वो हमेशा यही सोचते हो कि लोग क्या बोलेंगे, अगर हमको ये सिखाया गया है कि चुपचाप बैठो, जो होना है खुद हो जाएगा, तो भूल जाइए इस बात को। हर कोई क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी तब से दुनिया में है जब से हमारे पूर्वज इस धरती पर रहने आए हैं। आर्ट की हिस्ट्री 4000 सालों से भी पुरानी है। आर्ट की बात करें, कला की बात करें, तो ये कला बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हर किसी के अंदर एक मैजिक है, एक जादू है, कुछ स्पेशल और प्रीशियस करने का। क्योंकि हमारे अंदर पहले से ही क्रिएटिविटी है, बस हमको उसे रिलीज करने की ज़रूरत है। जब तक हम जिंदा हैं, क्रिएटिव
बने रहें। क्रिएटिविटी सोसाइटी में किसी खास क्लास का लिमिट नहीं है, हम सबके अंदर ये मौजूद है और यही परमिशन हमको चाहिए कि हमारे अंदर की क्रिएटिविटी हमारे लिए वो डिग्निटी है जिससे हम अपने क्रिएटिव लाइफ को आज से अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। जिससे एली ने एक माँ है, उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो खुद का बिजनेस करते हैं जो अच्छा खासा चल रहा है। वो एक वेल बिहेव्ड लेडी है, पर एलिन का शौक है, उसे टैटू करवाना बहुत पसंद है। सुबह उठते ही उसके दिमाग में एक ही बात आती है, मुझे टैटू करवाना है। अब आप शायद उसे पूछेंगे कि किस टाइप का टैटू, तो आपको बोलेगी कि मुझे नहीं पता, जब टैटू बनवाऊंगी तभी डिसाइड करूंगी, या टैटू बनाने वाले से पूछूंगी। अब आप सोचेंगे कि एली को इस उम्र में बच्चों जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, पर जब उसे ये पूछा गया तो सिंपली मुस्कुराते हुए उसने कहा, हम सिर्फ इस दुनिया में कुछ दिनों के मेहमान हैं, जो मरने से पहले क्यों ना मैं अपने सारे शौक पूरे कर लूँ। तो हमारे ज़िंदगी का एग्जैक्ट पॉइंट यही है कि जब तक हम जिंदा है तब तक हम अपने हर पल को एंजॉय कर सकते हैं। हर चीज़ एक दिन ख़त्म होने वाली है, तो क्यों ना खुल के अपनी ज़िंदगी जी जाए। एक क्रिएटिव लाइफ, तो हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ होनी चाहिए अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने की, यानी जो हम डिजर्व करते हैं उसे पाने की चाह। ये कोई ऐसी चाहत नहीं है जो हम हर चीज़ पर अपना हक समझे, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर जो हम सच में डिज़र्व करते हैं। क्रिएटिव एंटाइटलमेंट के बिना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। खुद पे डाउट करना, ये सोच करके डरना कि हम किसी काबिल नहीं, बिल्कुल बेकार है। हमारे माइंड में एक आवाज़ लगातार पूछती रहती है कि हम किसी भी काम के नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, एकदम बेकार। क्रिएटिव एंटाइटलमेंट का मतलब है कि हम अपने माइंड की इस आवाज़ को जवाब दें और इसे बोले कि हमारे अंदर एक पावर है। शायद आप ये सोच करके डरते होंगे कि बाकी लोग भी ये काम कर चुके हैं, लेकिन वो काम बाकी लोगों ने किया है, आपने नहीं। कहीं ऐसे राइटर्स है जैसे एक क्रिएटिव आइडियल्स में लिखने की हिम्मत की थी जिसे शेक्सपियर ने लिखा था, जो काम आपसे पहले कई और ने कर चुका है उन्हें आप ट्राई करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि आप औरों से बेहतर लिखो और कुछ बेहतर करो, अगर आप किसी इतने ऑथेंटिक तरीके से करोगे कि ये खुद ही ओरिजिनल बन जाएगा। जब आप स्कूल जाते हो तो वहाँ पे हम क्या सीखते हैं, कितना सीखते हैं, ये कई सारे बातों पर डिपेंड करता है, पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है इस बात पे कि हम कितने कमिटेड और डेडिकेटेड हैं। दुनिया के सबसे क्रिएटिव लीडर्स में से एक बड़े ही फेमस यूनिवर्सिटी के टीचर थे, लेकिन उनके पास कोई एडवांस डिग्री नहीं थी। पेंटिंग के लिए उनकी डेडिकेशन उन्हें इस आर्ट का मास्टर बना दिया था। एक बार एक इंडियन फिल्म मेकर ने अपने रोल मॉडल को एक लेटर लिखा। उसने अपने लेटर में अपने सारी तौर परेशानी का जिक्र किया। उसके पास पैसे के अभाव थे। उसके रोल मॉडल ने जो एक डायरेक्टर थे, उसने रिप्लाई देते हुए कहा, शिकायत करना छोड़ दो, दुनिया तुम्हारे कर्जदार नहीं है। सुनने में ये बात बहुत ही रूड और डिस्करेजिंग लग सकता है, पर ये कड़वा सच है। अगर आप एक क्रिएटिव लाइफ चाहते हैं तो शिकायत मत करो। अगर आप क्रिएटिविटी में सक्सेसफुल नहीं होते तो दुनिया रुक नहीं जाएगी। किसी को कोई नुकसान नहीं है सिवाय आपके, क्योंकि आप ही दूसरे के लिए नहीं, अपने आप के लिए कर रहे हो ये काम। तो सोचिएगा इस बारे में, और इसी के साथ में इस जर्नी में आगे हम बात करते हैं परसिस्टेंस। तो चलिए इसे समझते हैं। हम सबका कोई ना कोई ड्रीम होता ही है। कुछ लोगों के अपने दिल में बचपन से ही एक सपना पालते हैं, लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती है। आप किसी भी एज में अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं, चाहे आप 20 के हो या 90 के। क्रिएटिव लाइफ जीने की कोई एज लिमिट नहीं है, जिसे कि 1990 के दौर में एक ओल्ड लेडी थी, विनफ्रेड। अपने 90th बर्थडे पर विनफ्रेड ने एक वाइल्ड पार्टी रखी थी। उसकी हर उम्र के लोगों के साथ में फ्रेंडशिप थी। उसके कुछ दोस्त थे 20 साल के भी थे। वो अपनी पूरी जिंदगी अपने साइंटिस्ट हस्बैंड के साथ दुनिया भर में घूमती रही थी। हालांकि उसके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं थे, तो एक दिन किसी ने विनफ्रेड से पूछा कि वो कौन सी बेस्ट बुक है जो तुमने अब तक पढ़ी है। तो विनफ्रेड ने कहा कि उसने कोई एक किताब याद ही नहीं है, क्योंकि उसने जो भी बुक पढ़ी उसे इम्पोर्टेंट लगी थी। हाँ, मगर 10 साल पहले उसने एक बुक पढ़ी थी जिसने उसकी लाइफ को चेंज करके रख दिया। जरा सोचे, एक 90 साल की औरत आपसे कह रही है कि बुक ने उसकी लाइफ चेंज कर दी जब वो 80 साल की थी। तो हमारी लाइफ भी ऐसी ही चेंज हो सकती है जब भी हम चाहें।
आप ओल्ड एज में भी अपने क्रिएटिव लाइफ को स्टार्ट कर सकते हो। जब हम बार बार कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते हैं तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। कई लोग तो ये सोचकर भी गिव अप कर देते हैं, शायद ये चीज़ उनकी किस्मत में है ही नहीं। ग्रेट पोएट सिमो हेनरी ने कहा था कि आप कोई ऐसी ही पोएम लिख नहीं सकते, ना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यही सबसे बेस्ट या ग्रेट पोएम होगी। टाइम लगता है महान बनने में, ग्रेट होने में। हर अच्छी चीज़ मैच्योर होने में टाइम लेती है। हमारी क्रिएटिविटी हमारे लिए रिमाइंडर है जो हमें लगातार इम्प्रूव करना सिखाती है। क्रिएटिव लाइफ जीना अपने आप में ही एक काम है और हमारी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करना, क्योंकि हमारे सेटबैक्स नहीं है बल्कि हमारे जर्नी का पार्ट है। कोई भी रातों रात सक्सेसफुल नहीं बनता है, तो हम यही सीखना है कि सक्सेस से डिसअपॉइंटमेंट में जो फासला है उसे मैनेज करना है। लाइफ एक सैंडविच की तरह है। अब सैंडविच कितना भी बेकार हो, कोई ना कोई पार्ट हमको अच्छा लगेगा ही। जैसे कि औरतें मॉर्निंग सिकनेस और उल्टियों के बावजूद बच्चे पैदा करने की हिम्मत करती है और प्रेग्नेंट होते हैं। यहाँ तक कि जब आप स्केट बोर्डिंग करते हैं तो आपको पहले से पता होता है कि आप गिर सकते हो या बुरी तरीके से इंजर्ड भी होगे, लेकिन आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। हम लोग अपनी लाइफ में हर रोज़ रिस्क लेते हैं, तो आप किसी चीज़ में कितना रिस्क ले सकते हैं ये डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को किस हद तक पाना चाहते हैं। जैसे कि एक राइटर था जो अपने राइटिंग की शुरुआत कर रहा था, हालांकि उसका लिखा कभी भी पब्लिश नहीं हो पाया था। वो हमेशा यही शिकायत करता था कि उसे राइटिंग में अपना करियर बनाना है, पर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ हो नहीं पा रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो अपनी लाइफ को उस सैंडविच की तरह बनाना चाहता था जिसमें उसकी सारी फेवरेट चीज़ें हो, लेकिन इससे सिर्फ यही लगता था कि राइटिंग उसका पैशन नहीं है। वो कॉइन के दोनों साइड नहीं ले सकता है, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए। पर कुछ लोग तब भी हार नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पैशन उन्हें हिम्मत देता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो फुल टाइम जॉब करते हुए भी फैमिली का ध्यान रखे और अपने लवर के लिए टाइम निकाल सके? तो शायद ये इंसान अपने लंच टाइम में अपने लवर से मिलता होगा, यानी उसे जो भी खाली वक्त मिलता है वो उसे अपने लिए जीता है, क्योंकि आप जिसे प्यार करते हो उसके लिए किसी न किसी तरीके से टाइम निकाल ही लेते हैं। और ऐसे ही मौक़ों पर हमारी क्रिएटिविटी रिलीज होती है। हमको किसी परफेक्ट टाइम या जगह की ज़रूरत नहीं है अपनी खुशियाँ ढूंढने के लिए। शायद आप परफेक्शन के पीछे भाग करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। परफेक्शन के पीछे भागोगे तो अपने ड्रीम्स कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हमेशा परफेक्ट टाइम का वेट ही करते रह जाओगे। तो सवाल ये है कि क्या आप सक्सेस के साथ में फेलियर को हैंडल कर सकते हो? जब तक आप प्रोसिस्टेंस नहीं बनोगे क्रिएटिव लाइफ नहीं जी पाओगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो छोड़ सकते हो, लेकिन याद रखिए कि कुछ सालों के बाद आपको पता चलेगा कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, तो आपके पास कंटिन्यू करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं होगी। तो चूज़ आप ही को करना है कि आप क्या चाहते हो। और इसी के साथ कंक्लूजन तक हम पहुंच गए हैं। तो भाई मुद्दा मामला ऐसा है कि समरी का कि यहाँ पर हमने सीखा कि क्रिएटिव लाइफ जीने का मतलब क्या है। हमने क्रिएटिव लाइफ जीने की इम्पोर्टेंस सीखी और ये सीखा कि कैसे हम आज से अभी से ही एक क्रिएटिव लाइफ की स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये समरी हमें इम्पोर्टेंस ऑफ करेज सिखाती है, यानी कि बहादुर बनना लाइफ में क्यों ज़रूरी है। हमारे अंदर टैलेंट का खजाना छुपा है, इसे बाहर निकालना चाहिए। जिनमें हिम्मत होती है और जो लोगों की परवाह नहीं करती है, सिर्फ वही एक क्रिएटिव लाइफ जी सकते हैं। हम सब लाइफ में डरते हैं और यकीन मानो ये डर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा वहम है। हमको कोई डरपोक होने का अवार्ड कहीं नहीं जीता। अवार्ड्स तो उन्हें मिलता है जिन्हें कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। जो लोग डरते हैं उनके फैसले भी बहुत एवरेज टाइप के होते हैं। हमारा डर दो टाइप का होता है, एक वो जो हमें डेंजर से बचाता है और दूसरा वो जो हमें क्रिएटिव लाइफ जीने से रोकता है। तो इस समरी में हमने ये जाना कि अपने डर के साथ जीना क्या होता है। हमने इम्पोर्टेंस ऑफ परसिस्टेंसी के बारे में सीखा। क्रिएटिव लाइफ की स्टार्टिंग कभी भी की जा सकती है, बल्कि अभी से हमारी एज मैटर नहीं करती है। हम चाहे यंग हो या ओल्ड, हमारी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। हर चीज़ शुरुआत में मुश्किल लगती है। जब हम क्रिएटिव लाइफ जीने लगते हैं तो कई तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लेकिन हमें इन निराशा और फ्रस्ट्रेशन के साथ में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जो लोग हार से डरते हैं वो लोग कभी भी अपने सफ़र को पूरा नहीं कर सकते।
ये समरी हमें और एक चीज़ सिखाती है कि अगर हम गलत लोगों पर विश्वास करेंगे तो हमारी क्रिएटिविटी बेकार हो सकती है। इसीलिए ट्रस्ट सिर्फ खुद पर करो। लाइफ कोई जंग का मैदान नहीं है जहाँ हर चीज़ को इतना सीरियसली लिया जाए। और लास्ट में हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी है, इसे हमारी मर्जी से जीना है। क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि हम सबके अंदर क्रिएटिविटी है। हमने यहाँ क्रिएटिविटी एंटाइटलमेंट क्रिएट करना सीखा, तो आज से ही क्रिएटिव लाइफ जीना स्टार्ट कर लीजिए। किसी अप्रूवल का वेट मत कीजिए, सही टाइम का वेट मत कीजिए, क्योंकि यही सही टाइम है। तो बहादुर बनिए, खुद पर यकीन रखिए, अपने डर का खजाना एक्सप्लोर कीजिए और आज से ही एक क्रिएटिव ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारे विशेष कि आप जो चाहेंगे, जैसी ज़िंदगी चाहे वैसे जिए। और इन्हीं सारी बातों के बाद समरी यहीं ख़त्म होती है। लेकिन ये चैनल न्यू है तो आप प्लीज़ सजेस्ट करें कि कैसे मैं इस चैनल को इम्प्रूव कर सकती हूँ। आपकी सजेशन की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।